देखो, अब हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। और मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी केस में जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन पे प्रॉफिट, अब देखो, तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अक्यूमुलेटेड लॉसेस, मैंने आपको बताया था जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और अगर बुक्स में रिजर्व है, अच्छा ये बताया था अगर पीएनएल आपको लाइबिलिटी साइड दिख रहा है तो इंडिकेट करता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और पीएनएल अगर असेट साइड दिख रहा है तो इंडिकेट करता है अक्यूमुलेटेड लॉसेस। और इस केस में क्या होता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो भी ये वाले फिगर होते हैं ये डिवाइड होते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मतलब ये क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं हो, ये हमको करना ही है, हमेशा ध्यान रखना। आई बात समझ में? अब पीएनएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोज कैसे करोगे, पीएनएल को डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल को, सॉरी पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट करके क्लोज करोगे। ठीक है, अब आ जाओ एक बार आप, कम टू पेज नंबर 4.108, कम टू पेज नंबर 4.108। आ जाओ पेज नंबर 4.108, और इस पे आप क्वेश्चन नंबर देखो 53, पेज नंबर 4.108, क्वेश्चन नंबर 53। देखो ध्यान देंगे, राम एंड श्याम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो राम और श्याम का रेशियो कितना है, 2:1। ध्यान देना इधर, मोहन वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब मोहन को कितने के लिए एडमिट किया, ऑन द डेट ऑफ मोहन एडमिशन बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व ऑफ 2,50,000। अब जनरल रिजर्व मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और जनरल रिजर्व का हमेशा ध्यान रखना बैलेंस क्रेडिट होता है। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है हमेशा, तो जिस दिन एडमिशन किया उस दिन जनरल रिजर्व था 2,50,000 का, और क्रेडिट बैलेंस था 50,000 का पीएनएल में। पास जनरल एंट्री ऑन ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम। अब मेरे को एक बात बताओ, जो भी जनरल इज द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, वो हमेशा ध्यान रखना जब भी नया पार्टनर एडमिशन होगा, इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों से ये कुछ पैसा इकट्ठा करते हुए जा रहे हैं जिसको इनने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले कुछ सालों से इनने कुछ पैसा इकट्ठा किया हुआ है जिसको अभी तक क्या नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो जनरल रिजर्व हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी पार्टनर का एडमिशन होता है, अगर कभी भी पार्टनर का एडमिशन होगा तो जितना भी जनरल रिजर्व है वो डिवाइड हो जाएगा पुराने पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में, पुराने रेशियो में। और जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है हमेशा, क्रेडिट। समझे बात को? तो लिखो सबसे पहले, लिखो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, तो एंट्री लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने पार्टनर्स हैं यहां पर, तो टू राम कैपिटल एंड टू श्याम कैपिटल। कितना है जनरल रिजर्व, 2,50,000। अपन पीएनएल भी साथ में ही कर देते, इसमें एक पॉइंट और सुनना, एक ही एंट्री में हो जाएगा। आगे बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस भी है 50,000 का पीएनएल में, 50,000 क्रेडिट मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो उसको भी साथ में क्लोज कर लो। इधर रिकॉर्ड लिख लो, पीएनएल अकाउंट डेबिट
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट। अब बताओ टोटल अमाउंट 3 लाख आया, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर दो? तो 2 लाख एंड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसका मतलब इतना प्रॉफिट हमारे पास जमा किया हुआ पड़ा था, वो हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। कौन से पार्टनर्स में? अमंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखना फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? Now come to question number 54. Question number 54 पढ़ें एक बार। X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2। अब X और Y का ओल्ड रेशियो कितना है? ये ओल्ड रेशियो है। On 1st April they admit Z for 1/5 शेयर। Z का एडमिशन हुआ कितने शेयर के लिए? On that date there was a balance of 115 जनरल रिजर्व। अब बताओ जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? मैं नहीं बताया, बोलो जनरल रिजर्व कौन सा बैलेंस होता है हमेशा? बोलो क्रेडिट बैलेंस। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट एक्स और वाई का 3:2 का रेशियो है। आगे बोल रहा है डेबिट बैलेंस है 20,000 का पीएनएल में। अब बताओ पीएनएल डेबिट का मतलब क्या होगा? मतलब ये अक्यूमुलेटेड लॉस है, ये अक्यूमुलेटेड लॉस है। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व को डिवाइड करो। तो लिखो आप कितना अमाउंट है? इसको डिवाइड कर दो 3:2 में, तो 90,000 और 60,000 रुपए। दिस इज योर एंट्री नंबर 1 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको समझ आ गई होगी एंट्री। और अगला बोल रहा है पीएनएल में डेबिट है। अब डेबिट मतलब क्या होगा? बोलो अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड लॉस है। तो लिखो आप कितने रुपए? तो 12,000 और अब नया पार्टनर आएगा तो बोलेगा ना पहले पुराना अक्यूमुलेटेड लॉस खत्म करो। ठीक है, नहीं तो फिर कल से क्या होगा, उसके कैपिटल से भी लेना पड़ जाएगा ये पैसा। तो वो क्यों बेयर करेगा इस लॉस को? आई बात समझ में? एनी डाउट? तो फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व को डिवाइड करने की, सेकंड लॉस को डिवाइड करने की। सबको क्लियर है? अब पहले लिखो नेक्स्ट हेडिंग, रीवैल्यूएशन ऑफ asset and liabilities। Revaluation of asset and liabilities।
नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड रिवैल्यूएशन? देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। व्हाट डू मीन बाय वर्ड रिवैल्यूएशन? देखो नाम पता है रिवैल्यूएशन। अभी जैसे अज्यूम करो, नोटिंग कर लिया सबने? अब जैसे मान लो ये एक बैलेंस शीट है, डेटर्स 3 लाख, क्रेडिटर्स 5 लाख। अब मान लो ये जो जमीन थी ये खरीदी लेट से 10 साल पहले, ये बैलेंस शीट थी ए और बी की। देखो आप एक चीज समझो, जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो आप ये चाहोगे आज तक जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें नए पार्टनर ना मिले, और अब तक जो लॉस है वो नया पार्टनर बेयर करना चाहेगा नहीं। बोले अगर मैं आज से पार्टनर हूं तो आज से पहले जो भी प्रॉफिट है वो होल्ड का है, और आज से पहले जो भी लॉस है वो भी होल्ड का है। अब आप मेरी बात समझना, मान लो ये बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2025 की, सी को एडमिट किया 1 अप्रैल 2025 को। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो एक चीज समझना, ये हमको चैप्टर क्या बेसिकली लर्न करवा रहा है कि जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस होता है, या अकाउंट्स हमको क्या सिखाती है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग एनीथिंग, पैसों की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल फेयर होना चाहिए। यही अपन कंसेप्ट यहां सीखने वाले हैं। अभी आप एक चीज समझो, एक जमीन चल रही जिसका वैल्यू आज से 10 साल पहले 5 लाख रुपए का था, बुक्स चल रहा है जिसका वैल्यू कितना था, 5 लाख रुपए। एक नए पार्टनर सी को एडमिशन दिया। अब आप मेरी बात समझना, अगर सी इस बिजनेस में पार्टनर की तरह ज्वाइन कर लेता है, और सी ने ज्वाइन किया मान लो 1 अप्रैल 2025 को, इनने बोला सारे एसेट एज इट इज जो है, सी ने कोई अकाउंटिंग देखी नहीं, मान लो सी समझता ही था अकाउंटिंग का, और ए और बी ने भी ध्यान नहीं दिया, बोले तुम अच्छे फ्रेंड हो आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब आज से 1 साल के बाद, मतलब समझ लो अगले साल 2026 में ये तय हुआ कि जमीन को बेचना है, ये तय हुआ जमीन को क्या करना है। अब आप बताओ जमीन खरीदी कितने पे थी, 5 लाख पे, बुक्स में 5 लाख पे चल रही है। अब इस लैंड को जब बेचने गए, मान लो ये असेट जो बिका, ये बिका लेट से 50 लाख का, और आपने जब सी को एडमिशन दिया था ना 1 अप्रैल को, तो आपने सी को बोला था देख जितने नेट एसेट है उतना पैसा देना तू, से तू पैसा लिया ना। तो असेट देखे 5 और 3 8 और 2 10, 10 माइनस 5, असेट कितने के थे, 5 लाख के थे, और 5 में सी का रेशियो के हिसाब से आपने पैसा मंगवा लिया सी से। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो जमीन 5 लाख की थी वो जमीन आज हो गई 50 लाख की, मतलब की वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई 45 लाख। अब क्योंकि लैंड 45 लाख बढ़ गया, तो सी बोलता है मेरे को इसमें हिस्सा दो। सी ऐसा बोलता है क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म का लैंड है ना, और आपने क्या करके सी को एज अ पार्टनर ज्वाइन करवा दिया। अब तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप, जैसे बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप और कंपनी, बोलो क्या डिफरेंस होता है पार्टनरशिप और कंपनी में? एनीवन कैन, नहीं बताओ क्या डिफरेंस होता है? हाँ वो तो ठीक है, बट बेसिक एग्जिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? वो तो ठीक है, पार्टनरशिप भी बिजनेस तो अलग ही होगा, लीगल एंटिटी तो पार्टनरशिप भी अलग। और मतलब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में चल रहा है, आप देखो आप खुद अपने ऊपर लेके सोचो इन चीजों को, आपको अकाउंट्स इन चीजों का मतलब या इन चीजों को पढ़ने का मजा तब है जब आप सोचो अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, मान लो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया, अब पार्टनरशिप को बाद में लेटर ऑन कंपनी में कन्वर्ट किया। मान लो आपने एक बिजनेस खोला, दो दोस्त बिजनेस कर रहे थे ए और बी, ये अभी तक बिजनेस किस फॉर्म में कैरी कर रहे थे,
बट अब ये देखते हैं काम करते हैं तो कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं तुमको बताता हूँ, तुम बहुत सी बार देखना, बहुत सारे बिजनेस ऐसे के नाम ऐसे भी चलते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसा, अभी आप अगर इधर जाओगे ज्वेलरी की जो शॉप्स है, ठीक है ना, आप जाके देखना ज्वेलरी शॉप में, बहुत जगह ज्वेलरी की शॉप में एक वर्ड आगे लिखा होता है LLP। आप कभी भी चेक करना, मतलब ये अपने भटजी की बाड़ी में जितनी ज्वेलरी की शॉप है लगभग लगभग सब पे LLP लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस LLP? अभी मैं बताता हूँ। पैसिफिक हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल, उसको ऐसे डेजिग्नेट है पिम्स हॉस्पिटल LLP। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस LLP? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और एक कंपनी, मतलब आज ए और बी एक बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, इनको लगा थोड़े टाइम बाद कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो कब इनको लगेगा कि कंपनी में कन्वर्ट करना, और क्यों कन्वर्ट करना चाहेंगे? कंपनी में कन्वर्ट करके लीगल फॉर्मेलिटी तो और बढ़ जाती है। आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप में तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कम है, बट जब आप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर देते हो इतना इंटरफेरेंस हो जाता है गवर्नमेंट का, फिर भी कंपनी में कन्वर्ट करना क्यों नेसेसिटी होता है? सोचो, व्हाई द पार्टनर्स वांट टू कन्वर्ट देयर बिजनेस टू कंपनी। देखो, सबसे छोटा फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया प्रोप्राइटरशिप, उससे थोड़ा बड़ा होगा पार्टनरशिप, उससे थोड़ा बड़ा है पहले किस में जाएंगे? LLP, और फिर बढ़ेगा तो किस में जाएंगे? और कंपनी भी हो सकता है पहले कौन सा हो, और फिर हो सकता है किस में कर दो, जहां पब्लिक इशू ले आओ। अब बिजनेस के फॉर्म लोग क्यों चेंज करते हैं? कारण ये है कि आप एक चीज समझो, पार्टनरशिप और कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, पार्टनर्स में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। आज जैसे मान लो कल से बिजनेस इंसॉल्वेंसी में आ गया, मान लो A और B दो पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, B ने बोल दिया भैया मैं तो कुछ पैसा नहीं दे सकता, मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, बट मान लो मार्केट में कर्जा देना बाकी है, तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, इसके प्राइवेट असेट और प्राइवेट डेट से ही पैसा निकाल के इसको देना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द बिजनेस इज अनलिमिटेड। आज जैसे एक चीज मेरे को बताओ, मैंने बोला बैलेंस शीट है, इसमें कैपिटल A का 5 लाख है, B का 3 लाख है। मान लो इधर चल रहा है, ये वाली बैलेंस शीट ले लेते हैं, चलो अब मान लो इधर कोई बैंक लोन चल रहा है, 15 लाख का बैंक लोन है, और उसके अगेंस्ट असेट खड़ी नहीं है, आपने मान लो P&L यहाँ पे खड़ा कर दिया, डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस को आपने राइट ऑफ ही नहीं किया। अब मेरे को बताओ, तुम जब असेट को बेचने जाओगे और लाइबिलिटी 20 लाख की है, और असेट की बुक वैल्यू आज कितने की है? सिर्फ 10 लाख की। असेट को बेचा मान लो 8 लाख रुपए ही आए, बिजनेस को बंद करने की नौबत आ गई, अब लाइबिलिटी चुकाना है, पैसा कितना पड़ा है अपने पास? सिर्फ 8 लाख, लाइबिलिटी कितने ही खड़ी हुई है, कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? अब 12 लाख रुपए। पार्टनर्स को बोला भैया तुम दोनों कंपनसेट करो, पार्टनर बोला तुम कंपनसेट करो, बी ने कहा मेरे पास तो पैसा ही नहीं, मैं तो इंसॉल्वेंट हूं, मैं तो कोर्ट में इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहा हूं। बोले मेरे घर पे जाके देख लो, खाने पीने के पैसे नहीं, कहां से पैसा दूं? तो अब बताओ अल्टीमेट लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? और ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, एक को देना ही पड़ेगा 12 लाख, या फिर एक खुद इंसॉल्वेंसी फाइल कर दे अपनी। और ऐसा नहीं कि आप बोल दो मैं इंसॉल्वेंट हूं, वो सामने वाला मान जाएगा इंसॉल्वेंट है आदमी, ऐसा नहीं होता है। आपको कोर्ट से इंसॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, आपको लीगल कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा मैं इंसॉल्वेंट हूं। तो अगर आप इंसॉल्वेंसी फाइल कर देते हो तो आप कोई एसेट फ्यूचर में खरीद नहीं सकते हो। तो पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, अगर एक पार्टनर मना करेगा तो दूसरे की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये लोग कंपनी में क्यों कन्वर्ट करते हैं? जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो कंपनी में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ पार्टनर पर्सन क्या बन जाते हैं कंपनी के अंदर? डायरेक्टर। और कंपनी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। कंपनी के अंदर लाइबिलिटी क्या है? अब अगर ए और बी इंस्टेड ऑफ पार्टनर बन जाते हैं डायरेक्टर, तो इनको कभी ये नहीं बोला जाएगा घर के एसेट बेच करके पैसे। आई बात समझ में? अब आप मेरी बात समझना, अगर अपन वापस आते हैं अपने पॉइंट पे जो मैं एडमिशन में समझा रहा था। अभी सी को अपन ने पार्टनरशिप बिजनेस में ले लिया, 1 साल के बाद जमीन को बेचा, 5 लाख की जमीन बिकी 50 लाख में। अब क्योंकि सी बिजनेस का पार्टनर है, बोलेगा मेरा राइट, और मेरा जैसे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, सो प्रॉफिट पे राइट भी अनलिमिटेड है मेरा।
अब आप मेरे को एक बात बताओ, 5 लाख की जमीन बिकी 50 लाख पे, सी बोलता है मेरे को भी हिस्सा दो इसके अंदर। सी बोलता है 5 लाख की जमीन बिकी 50 लाख, बोले मैं भी बिजनेस का पार्टनर हूं, मेरे को भी हिस्सा दो। अब ए और बी कन्विंस करते भाई ये जब जमीन खरीदी तब तो तू पार्टनर था ही नहीं। मेरे को एक बात बताओ, अगर लैंड 5 लाख की लैंड सेल हो रही है तो क्या इसमें सी को दोगे क्या बेनिफिट? आप खुद सोचो। वुड बेनिफिट शुड बी पास टू सी, यस और नो? बताओ, सी को बेनिफिट मिलना चाहिए क्या? अगर आप पार्टनर होते हैं, आप दो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, 10 साल पहले कोई जमीन खरीदी, आज उस जमीन को बेचा 50 लाख पे, एक नया पार्टनर आया, उसको 6 महीने हुआ, और वो जब पार्टनर था तब वो जमीन थी नहीं, जब जब वो जमीन थी तो सही, बट उसका कोई लेना देना था नहीं जमीन से। बट क्योंकि तुमने उसको बिजनेस का पार्टनर बना दिया और लैंड इज वर्किंग इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जमीन ये पार्टनरशिप फर्म है और सी पार्टनर है, तो सी बोलेगा ना इसमें मेरे को हिस्सा दो। अब आप सी को कौन से लीगल ग्राउंड पे मनोगे, मना करोगे इसमें हिस्सा नहीं देंगे? बताओ। बताओ, सी को पार्टनर इसमें जमीन, अच्छा सोच के बताओ, क्या सी का राइट है क्या इस पैसे में? लॉजिकली राइट है या लीगली तो राइट है, बट क्या सी को आप फेयर हिसाब करने के लिए सी को हिस्सा दोगे क्या? क्यों नहीं दोगे बताओ? तो जब तुम पार्टनर थे ही नहीं तब की जमीन है तो। इसी तरह मान लो, अच्छा आप बोल रहे थे हिस्सा नहीं देंगे, अब मान लो ये क्रेडिटर है, बैंक लोन था 15 लाख का, 15 लाख का बैंक लोन था, ये लोग ए और बी टाइम से किस्तें चुकाते ही नहीं थे, टाइम से कर्जा देते ही नहीं थे। बैंक वाला आके 1 साल बाद खड़ा हो गया और बाकी बोलता है कि ये 15 लाख का लोन है 25 लाख का हो चुका है, ब्याज ब्याज सब लग लगोगे, 10 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। अब ये 15 लाख का लोन था, ए और बी ने लिया था, सी को बोलते भैया तुम भी इसमें हिस्सा दो हमको। सी को बोलते हो तुम एक काम करो, तुम भी 25 लाख में हिस्सा दो। सी को तुम बोल रहे हो जमीन में तुमको हिस्सा नहीं देंगे हम, बट लाइबिलिटी में तुम पार्टिसिपेट करो। बताओ सी पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सी जब एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन पे हम सोचते हैं कि ये सारे असेट और लाइबिलिटी को हम लोग आज की वैल्यू पे ले आए, ताकि आज की वैल्यू पे लाने पे होगा क्या कि कल से अगर सी पार्टनर भी बना तो हमने क्या किया, इसको रिवाइज वैल्यू पे ले आए और सी से पैसा रिवाइज वैल्यू के हिसाब से लिया है। अब लैंड 5 लाख का था, सी को बोल दिया देख भाई ये 50 लाख का है, तो तू कैपिटल 50 लाख के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना, 5 लाख के हिसाब से नहीं। तो कल से बिकेगी भी सही, बट आपने सी से स्टार्टिंग में के रेशो में ले लिया है, 50 लाख ज्यादा पैसा ले चुके हो आप सी से, तो अब सी को राइट दे सकते हो आप। तो जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, असेट और लाइबिलिटी को वापस आज की वैल्यू पे ले आते हैं, ताकि कल से जब ये असेट और लाइबिलिटी का सेटलमेंट हो, नए पार्टनर का भी उसमें उतना ही कंट्रीब्यूशन हो जाए जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर का है। आई बात समझ में? एंड दैट इज डन थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो समझ आया? वापस समझाऊं? तो अब लिखो, आप लोग लिखो, आप लिखो, वेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, asset and liabilities of the firm are revised to bring to them उनको कहां पे लिया जाता है? उनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे। Asset and liabilities of the firm are revised to bring to them at present market value. And this is done through revaluation account. किसके थ्रू किया जाता है ये? रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। अब लिखो जर्नल एंट्री।
अब अगर असेट को बढ़ाना है हमको, बताओ असेट का कौन सा बैलेंस होता है? असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। असेट से कौन से बैलेंस होते हैं? फॉर इंक्रीज इन, मान लो असेट बढ़ रहा है, और इसमें आगे एक और पॉइंट लिख दो, एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। असेट तो बढ़ाना है और लाइबिलिटी कम करनी है। बोलो असेट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? असेट को बढ़ाना है, मान लो 5 लाख की जमीन को 50 लाख पे लेके जाना है, तो डेबिट करें, तो असेट, ये असेट को बढ़ाने के लिए असेट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा बताओ लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, और डिक्रीज करना है तो डेबिट। डिक्रीज करना है तो लिखो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट को बढ़ाने के लिए और लाइबिलिटीज को घटाने के लिए असेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज योर एंट्री नंबर 1। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड, फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये कॉपी कर लिया सबने? देखो फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी को तो बढ़ाने के लिए और असेट को डिक्लाइन करने के लिए। अब बताओ लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? बोलो फटाफट। क्रेडिट। और असेट का? अब असेट को कम करना है, क्या करेंगे? असेट को कम करना है तो, और लाइबिलिटी को बढ़ाना है, क्रेडिट। तो लिखो आप डिक्रीज करने के लिए टू लाइबिलिटीज, और इधर लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट। और द फाइनल बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन, ये क्लियर है? अब बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन करेगा प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो लिखो आप लिखो आप बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन इंडिकेट प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो।
कंपनी नहीं, मैं पार्टनरशिप, कंपनी के अंदर तो अगर रिवैल्यूएशन करना है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और वो उनके रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हम पार्टनरशिप, वहां तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाना पड़ेगा आपको अलग से, है ना। कंपनी के अंदर आप डायरेक्ट ऐसे रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो। कंपनी में तो एडमिशन होता ही नहीं किसी पार्टनर का, वो तो नया डायरेक्टर बनेगा, ठीक है ना। कंपनी के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कभी भी कोई नया पार्ट, जैसे मान लो कंपनी के अंदर कोई नया डायरेक्टर बना, बोलो कर लिया, समझ आया। अब आ जाओ पेज नंबर 4.105, क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 4.105, क्वेश्चन नंबर 44, पढ़ो एक बार। पास एंट्री इन द फर्म जर्नल ऑन द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, unrecorded investment 20,000 to be accounted. Now what does this line mean? Unrecorded investment, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्ड है, तो क्या एंट्री करें बताओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, तो लिखो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, असेट है, असेट को बुक्स में लाने के लिए डेबिट कर दिया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर फॉर 5,000, सप्लायर की तरफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी, तो लिखो आप नेक्स्ट। An item of 1600 included in creditor is not likely to be claimed. अब क्रेडिटर में एक 1600 का आइटम है, वो क्लेम नहीं होगा, एंड हेंस टू बी रिटर्न बैक। ये दो केस समझ आ गए सबको। थर्ड पॉइंट पढ़ो। 1600 रुपए का आइटम क्रेडिटर में वो क्लेम नहीं होगा और वो राइट बैक करना है, मतलब क्रेडिटर को बढ़ाना है कि कम करना है, क्रेडिटर को बढ़ाना है कम करना है, बोलो। 1600 रुपए का आइटम क्रेडिटर में उसको राइट बैक करना है, कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करें, डेबिट, तो लिखो आप 1600 रुपए। हो गया, क्लियर है। 49 क्वेश्चन पे 49 49 पेज नंबर 4.106, पेज नंबर 4.106, क्वेश्चन 49। At the time of admission of partner Suresh, asset and liability were revalued as follows. Provision for doubtful debt 10% on debtor, debtor 50,000 है, तो 50,000 का 10% कितना हुआ, बोलो 50,000 का 10%, मतलब डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनाना है, तो लिखो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। सेकेंड, क्रेडिटर वर रिटर्न बैक बाय 5,000, क्रेडिटर को राइट बैक किया, राइट बैक मतलब
क्रेडिटर को बढ़ाया कम किया? कम किया, तो लिखो आप नेक्स्ट। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। अब 2 लाख की बिल्डिंग 20% से बढ़ गई। 2 लाख की बिल्डिंग है, 20% से बढ़ गई, बोलो। 2 लाख का 20% कितना आया? तो बढ़ाना है, तो लिखो आप बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000 क्या होगा? तो लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। नरेशन सिंपल आएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड, बिल्डिंग रीवैल्यूड, क्रेडिटर रीवैल्यूड, है ना। अगले की बताओ। 2,000 का प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग बिल का। आउटस्टैंडिंग बिल के लिए 2,000 का प्रोविजन बनाना है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो लिखो आप और लास्ट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर टू सप्लायर 3,000। फिफ्थ वाला प्रोविजन, ये तो प्रोविजन सिंपल। 50,000 का डेटर है, उसका 10% प्रोविजन बनाना है, डेटर कम करना है। तो प्रोविजन असेट कहाँ होता है? प्रोविजन आपका डाउटफुल डेट्स है, मतलब एक तरह से आपका असेट कम करना है। डाउटफुल डेट तो असेट कम कर दिया हमने, डेटर कम करना है, मतलब ये हुआ। ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।